अभी जो बात करने वाला हूँ जो टॉपिक पर, वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है ना, एक सेल का ऑर्गेनल्स है जो कि एटीपी प्रोडक्शन करने में इसका नाम से जाना जाता है ना। और ये क्या है कि एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है और इसका एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन करना। तो एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। मतलब सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होगी वो कौन सप्लाई कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और बात है ये कि इसके अंदर कुछ अदर चीज़ भी पाया जाता है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें पाया जाता है, जैसे राइबोसोम्स को देखोगे तो ऐसे दो ऑर्गेनल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनल्स होता है जिसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि देखो राइबोसोम की अगर इसकी बात करो तो राइबोसोम 70S पाया जाता है। याद करो मैंने उसमें भी कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स था उसमें भी 70S राइबोसोम्स पाया जाता है ना। और इसे और ये 70S राइबोसोम जो है कहाँ पर पाया जाएगा? फिर एक देखोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं और क्या है ये 70S राइबोसोम्स है। तो ये देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी यही पाया जाता था। तो इसीलिए इसका जो चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगेगा, जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह है ना। जैसे कि पहले ऐसी इसका थ्योरी भी है, साइंटिस्ट का रिसर्च भी है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा है जैसे कि एक ऑक्सीजनेटेड प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसको यूकैरियोटिक सेल्स ने इनगल्फ कर लिया है। इस है ना, इसीलिए ये सेल्स के अंदर है और इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि ये जस्ट लाइक ऐसा दिखता है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेलिंग देखेंगे यहाँ पर कि क्या है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये पहली बात ये आता है जब इसी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ये बताता है कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। दूसरी बात, डबल मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन देखोगे तो वो क्या क्या रहेगा, वो बाउंड्री बनाता है साइटोप्लाज्म का, माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन ऐसा नहीं कि जो है उसका सिर्फ सेपरेशन करना ही फंक्शन है, बल्कि दोनों मेम्ब्रेन में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अगर देखो है ना, अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन को देखोगे तो ये कुछ इनफोल्डिंग के टाइप में मिलेगा। दोनों मेम्ब्रेन का अपना स्पेसिफिक एंजाइम्स होगा, अपना फंक्शन होगा। तो दोनों मेम्ब्रेन यानी कि बोथ द मेम्ब्रेन contain its specific enzyme। दोनों के दोनों मेम्ब्रेन का अपना एक एंजाइम होगा, है ना। इसमें भी अलग अलग, तो एंजाइम वन को बोल देता हूं। मान लेता हूं जितने भी एंजाइम्स पाया जाएगा इसमें, उसको मैं एंजाइम वन बोल देता हूं, इसमें एंजाइम टू। यानी कि एंजाइम वन की तरफ मिलेगा आउटर मेम्ब्रेन में, उसमें इसमें और इसमें दोनों में अपना एंजाइम्स पाया जाएगा। ये जो इनफोल्डिंग हुआ है ये मेम्ब्रेन क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। खैर ये एंजाइम तो बताने के लिए होता है कि यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन का ये जो इनफोल्डिंग दिखाई दे रहा है हमें, इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। यानी कि इनफोल्डिंग है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। ये साइटोप्लाज्मिक साइट है, साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है? इसका मैट्रिक्स। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है एक्वस साइटोप्लाज्मिक रीजन को एक मैट्रिक्स रीजन दोनों को सेपरेट कर रहा है। और इसमें देखोगे इसका अपना फंक्शन, इसका अपना फंक्शन मिलेगा तुम्हें देखने, बहुत सारे मिलेगा। इसमें एंजाइम्स वगैरह भी है अपना एटीपी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन और ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में ही पाया जाएगा, है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर है कि दो डबल मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया रहता है कि डबल मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। आउटर वाला जो मेम्ब्रेन देखोगे तो ये क्या है? स्मूथ दिखाई दे रहा है हमें। ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ जो शेप जो है इसका भी वेरी करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सेल टू सेल वेरी करेगा, सेल के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पर। तो सेल का अगर फिजियोलॉजिक फंक्शन है, एक मसल्स देखोगे ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। लेग में हो गया या फिर बाइसेप्स में देखोगे तो इस सब में जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। तो रेड वाला जितना मसल्स पे आ जाएगा उसमें देखो, क्योंकि उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा। शेप और साइज जो होता है, शेप जो होगा वो भी वेरी करता है। ऐसा नहीं कि ये सॉसेज शेप में ही पाया जाएगा, सर्कुलर भी रहता है ना। तो ये तो सॉसेज शेप का है। माइटोकॉन्ड्रिया डायमीटर जो होता है, एवरेज अगर डायमीटर की बात करें तो 0.5 मिलीमीटर मिलेगा। और उसके लेंथ की देखोगे तो लेंथ में जो 1 to 4 जो होगा मिलीमीटर रहता है। टू मेम्ब्रेन्स, दोनों मेम्ब्रेन है, टू membranes have their specific enzyme है जो कि एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शन। ये फंक्शन कैसे काम करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कौन सा रेस्पिरेशन करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। जैसे भी बता रहा था कि साइंटिस्ट ने जब इसको कहा था कि एक ऑक्सीजनेटेड प्रोकैरियोटिक सेल्स को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? जो क्या होता है एटीपी का प्रोडक्शन करता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का स्पेसिफिकेशन करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ये करता है, क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेगा? ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। जैसे इसलिए मैं पहले बताया था एटीपी का प्रोडक्शन करने की वजह से इसको एक और नाम देता है पावर हाउस ऑफ द सेल का जो होता है पावर हाउस, मतलब एनर्जी सप्लाई कौन करेगा? एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी का फॉर्म है। ये फॉस्फेट ग्रुप जब भी रिमूव करेगा तो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा। अब एनर्जी जैसे जैसे निकलते जाएगा तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रहा है?
ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक एक करके वो तोड़ता जाएगा, जैसे जैसे तोड़ेगा वैसे वैसे उसको एनर्जी मिलेगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन उसका करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये एरोबिक है, रेस्पिरेशन करता है, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है। इसका जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे मैं पहले बता रहा था, इसमें राइबोसोम्स पाया जाएगा, है ना, इसका अपना डीएनए पाया जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देख रहा था कि उसका डीएनए कंटेंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो नहीं पाया जाता था, तो उसका डीएनए कंटेंट कैसा रहता था, साइटोप्लाज्म में। अब यही चीज़ इसके कंडीशन में भी दिखाई दे रहा है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये अपना प्रोटीन इंडिपेंडेंटली बना सकता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन बनाएगा, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में, जीन के कंट्रोल में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ये खुद जीन यानी कि न्यूक्लियस के इंडिपेंडेंसी में बना सकता, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो ये बना देगा। तो इसीलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे रीजंस है, उनमें से एक रीज़न ये है कि इसका जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है वो जितने भी प्रोटीन करेगा वो न्यूक्लियस के डिपेंडेंसी में नहीं करेगा, उसके न्यूक्लियस इंटरफेरेंस में नहीं करेगा, कुछ प्रोटीन अपने इंडिपेंडेंट में ही कर लेगा, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है। इसको और एक नाम से देता है, क्या नाम देता है इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, है ना। तो यानी कि अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा, इसका मतलब ये है कि इसके पास भी अपना आरएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स तो हो गया एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि राइबोसोम्स होंगे इसमें। आरएनए तो है, राइबोसोम के बिना ये प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे कर लेगा, तो ये आरएनए मॉलिक्यूल होगा, इसमें राइबोसोम्स होंगे। तो राइबोसोम्स जो देखा गया तो कैसा, 70S टाइप राइबोसोम्स 70S टाइप राइबोसोम। 70S को कैसे तोड़ता है, ये दो कंपोनेंट से मिला हुआ है, एक है 50S प्लस 30, 50 प्लस 30, है ना, ये सिल्बर्ग कोफिशिएंट है। और ये इनडायरेक्टली किसकी मेजर, ये जो S जो है ये इनडायरेक्टली वर्जन वर्ज यूनिट, और ये स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये सिर्फ बायो में ही होता है कि 50 प्लस 30, और 80S वाला जो होता है, 80S वाला कैसा रहता है, 60S और 40S, 80 वाला में रहता है ना। तो ये कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन नहीं है, इसका जब हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उसकी हिसाब से इसका देखा जाता है कि 50S 30S है, इसका फर्दर भी डिग्रेडेशन रहता है, मतलब पार्ट्स रहता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या मेज़र करता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और इनडायरेक्टली फिर मेज़र क्या करता है, मेज़र करके व्हाट, किस चीज़ को, इसके डेंसिटी को,
डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है कौन? ये जो सिल्वर यूनिट है ये, यानी कि एस, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का। अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे तो मैट्रिक्स वाला पोर्शन भी बता दिया हमने, डबल दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है तो माइटोकॉन्ड्रियल लूमेन है, स्पेस हो गया ये, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब क्या रहता है इसका जो डिवीजन रहेगा, तो फ्यूजन से, डिवीजन कैसा रहता है इसका? फ्यूजन। ये डिवाइड कैसे करता है? डिवाइडेड बाय फ्यूजन, यानी कि एक टूट के दो बनाएगा, ऐसे है ना, फ्यूजन के थ्रू करेगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि डिवाइडेड बाय फ्यूजन है। एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, तो मेरा टारगेट यही रहता है कि हम एनसीईआरटी के ही आसपास घूमें, तो इसलिए ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अब दूसरा टॉपिक देखे हूँ तो दूसरा टॉपिक में क्या है? राइबोसोम्स। ऑलमोस्ट तो मैंने राइबोसोम्स के बारे में बता ही दिया है इस यहाँ पर। हाँ, तो राइबोसोम्स देखोगे तो कई तरह के राइबोसोम्स का ये है। मिनरल देखोगे दो तरह के राइबोसोम्स, 80S और 70S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो फंक्शन है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, है ना। आरएनए जो है, आरएनए स्ट्रैंड है, तो आरएनए एमआरएनए है। अब एमआरएनए में क्या होता है कि पहले आके बाउंड करता है लार्ज सब यूनिट, फिर आता है सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट ये क्या है? एमआरएनए। तो ये पहले आके लार्ज सब यूनिट बाइंड करेगा, फिर आके स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है। ये क्या करता है? मूव करते चला जाता है। इसके अंदर तीन अलग अलग है, जिसमें टीआरएनए जो होता है वो आता है, बाइंड करता है। एक जो होता है टीआरएनए को लेके आता है, एक आता है यहाँ पर रहता है तो अमीनो एसिड को बाउंड करता है, फिर ये स्पेस जाता है, खाली होता है। ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है। तो ये देखोगे लार्ज सब यूनिट है, स्मॉलर सब, दो यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट जो है इसके भी देखोगे दो फर्दर सब यूनिट है, 60S है और 40S है। इसमें देखोगे 50S है और 30S है। तो राइबोसोम्स में देखोगे तो सिर्फ ये आरएनए से का मारे मॉलिक्यूल से नहीं बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन्स, अलग अलग प्रोटीन्स है। उन प्रोटीन से बना के फिर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और है ना। तो ये 60S, 40S, 50S, 30S, ये वाला जो दिखेगा, कहाँ गया रेड मार्कर, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा। और ये जो राइबोसोम्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। और हम कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि राइबोसोम्स डू नॉट bonded by any membrane, इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या होता है, सबसे पहले इसका ये क्या था कि डेंसली
स्टेन था, जब इसको डेंसली स्टेन, जब स्टेन किया गया तो कैसा स्टेन हुआ? डेंस्ड स्टेन हुआ। और किसने इसको सबसे पहले 1953 के अंदर देखा गया था? किसने देखा था? जॉर्ज पैलेट। 1953 में जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसका ऑब्जर्वेशन किया था ना। और जनरली एनसीईआरटी में भी इतना ही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हो गया। और अब देखेंगे एक चीज़ और है, साइटोस्केलेटन। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है और नीट वगैरह पॉइंट से ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए ठीक है, जानना भी चाहिए, क्योंकि इसके डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नीट में भी सवाल आ सकता है। वैसे तो टॉपिक ऐसा ब्रॉड टॉपिक है, ये एनसीईआरटी बहुत छोटा छोटा करके दिया हुआ है। दूसरा है साइटोस्केलेटन। सेल्स को जो स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है, वो कौन है? साइटोस्केलेटन। ये अपने आप में एक भयानक टॉपिक है। सेल्स के अंदर जनरली हम जब देखते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है साइटोस्केलेटन, है ना। तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये है कहाँ, कैसे है। और ये जनरली देखोगे तो प्रोटीनेसियस होता है, प्रोटीन का फॉर्म बना होता है, जो नेटवर्क थ्रेड होता है। पूरी सेल्स के अंदर देखोगे तो कि थ्रेड ही थ्रेड है। इस सेल मेम्ब्रेन के इस साइड से लेकर दूसरे साइड के सेल मेम्ब्रेन तक में बॉन्डेड रहता है। इसके अंदर कई सारे जो ऑर्गेनल्स है, किसी को ट्रांसपोर्ट कराना है कि किसी कोई मटेरियल्स को, उसको लेके जाता है, तो किसके ऊपर लेके जाएगा? ये स्केलेटन। और स्केलेटन के जो साइटोस्केलेटन है, इसी के ऊपर ही मूव करता है, क्योंकि ऑर्गेनल्स को देख, एक ऑर्गेनल्स जो है सेल है ये, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अब ये ऑर्गेनल्स है, तो इस ऑर्गेनल्स का लोकेशन को गेन करके रखना, लोकेशन स्टेबल करके रखना, अपनी जगह पर उस ऑर्गेनल्स को रखने का काम भी देखोगे तो यही करता है। मतलब यही सेल ऑर्गेनल्स है। अभी ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पर है तो यहाँ, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ER है ना, ER है। अब यहाँ पे दिखेगा तो इसके पास में, ER के पास में हमें गोल्गी बॉडी मिल जाएगा। तो गोल्गी बॉडी ऐसा नहीं कि यहाँ से जगह इस साइड में नहीं है तो ये इस साइड मूव करिए, ये इसके आसपास ही मिलेगा तुम्हें। और इसको इसी जगह रखने का काम कौन कर रहा है? ये साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है, ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। मतलब सेल ऐसा ना हो कि हमने ले लिया और लेने के बाद हमने वाटर में रख दिए, है ना, वाटर में रख दिया और ये वाटर लिया जा रहा, फिर बर्स्टिंग हो रहा, नहीं। क्योंकि साइटोस्केलेटन, क्योंकि यहाँ से भी बाइंड करके इधर बाइंडर रहेगा, यहाँ से लेकर बाइंडर रहेगा, है ना, कहीं इस यहाँ से लेकर इस ऑर्गेनल से इस ऑर्गेनल्स में रहेगा, अलग अलग थ्रेड में रखे मिलेगा तुम्हें, कुछ नेटवर्क में मिल जाएगा इसमें। ये पूरी की पूरी एक नेटवर्क है, एक इलैबोरेट नेटवर्क। इसको क्या बोल देते हैं हम? इलैबोरेट नेटवर्क। इलैबोरेट नेटवर्क। और ये साइटोस्केलेटन क्या है? एक इलैबोरेट नेटवर्क है। किसका? प्रोटीन का नेटवर्क स्ट्रक्चर। इलैबोरेट नेटवर्क स्ट्रक्चर है, किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है ये। और इसका फंक्शन देखोगे तो फंक्शन में ये क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल ये स्ट्रेंथ दे रहा है, मोटिलिटी देगा सेल्स को, मोटिलिटी। सेल्स में देखोगे ये इसके अंदर जो होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला भी प्रॉपर्टी रहता है। जैसे अमीबा वगैरह में देखोगे तो क्या करता है? सुडोपोडी अगर देता तो कैसे करता है उसका ऐसा थोड़ी कि मतलब जो है गया सुडोपोडी, उसका कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म एक रहता है अंदर कि उस वाले पोर्शन से इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का पूरा रहता है, तो इसीलिए उसका शेप चेंज हो जाता है ना। इसीलिए कहा
ये स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। अभी इसमें देखोगे तो इसके हिसाब से जिस सेल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको उस मैकेनिज्म को दिया गया है। मोटिलिटी जैसे स्ट्रक्चर देता है, यानी कि मेंटेन करता है, मेंटेन शेप ऑफ सेल। सेल्स का जो होता है शेप को मेंटेन करके रखना, वो भी किसका है? साइटोस्केलेटन। प्रोटीनियस है, ऐसे सर्कुलर टाइप का मिलेगा, पूरी थ्रेड है ना, थ्रेड वाला मिलेगा। अब जैसे मान लो यहाँ से कुछ प्रोटीन लेके जाना है, मतलब यहाँ से ये है ना, अब प्रोटीन जाना है तो यहाँ पे क्या करें, अब इसका अलग दूसरा मैकेनिज्म है, इसके ऊपर फिर मूव करता है, उसको कैरियर रहता है कुछ, वो लेके जाता है उसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन, इसलिए है ना। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देगा, मोटिलिटी और शेप। आज ये 3 टॉपिक हमें करना था, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। ये 3 हमें जो होता है आज का डिस्कस करना था। वैसे वीडियो लेंथी हो जाएगा क्योंकि ये हम व्हाइट बोर्ड में करें, डिजिटल बोर्ड में होता है कि कंटेंट सारा उसमें ही रहता है और मैं बस आना है लेक्चर देना। अब यहाँ क्या है कि लिखना पड़ रहा है ना, तो वीडियो थोड़ा सा लेक्चर हो जाएगा इसलिए यहीं पर। और इससे पहले भी हमने 2-3 और भी वीडियो दिया हुआ है, देखना हो तो देख लेना, मैं लिंक जो है दे दूँगा। तो आज के लिए फिर इतना ही।